जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एचआर स्टडी लैब पर। तो कैसे हैं आप? क्या एकदम बढ़िया हैं सभी लोग? तो आपकी कैसी तैयारी चल रही है? अभी आपके बहुत ही कम टाइम बचा है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इसी में हम क्या करने वाले हैं, आज हमारा चैप्टर 6 है उसको रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है त्रिभुज, ट्रैंगल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रखता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, या फिर कोई भी अदर बोर्ड हो, इस टॉपिक में जो सबसे टफ बच्चों को लगती है वो लगती है थेल्स प्रमेय, और जो कि एक ऐसी प्रमेय है जो कि हर एग्जाम में लगभग, मतलब कि कह नहीं सकते कितनी बार आई है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हमारी प्रमेय है। आज क्या करेंगे, हम उस प्रमेय को इसके अंदर बहुत अच्छे से प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे, और इसकी हम इस टॉपिक की हम 2 क्लास लेने वाले हैं, ठीक है, जिससे क्या है अच्छे से रिवीजन हो जाए और इससे इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये हमारी आप उम्मीद रहेगी पूरी पूरी। आपको इस टॉपिक को इतनी अच्छे से आपको बताऊंगा, आप इसके बाद आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी आपके पास, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हम इस टॉपिक को, जिसका नाम है त्रिभुज, ट्रैंगल। देखो, हम इस टॉपिक को किस तरह पढ़ने वाले हैं ये समझो। सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या करने वाले हैं ये समझो। देखो, हमें इसमें जो मेनली पढ़ना होता है वो समरूपता के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, अब हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम त्रिभुज की हर एक बात को समझो। कहाँ से त्रिभुज बना, कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बेसिक आइडिया आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद हम जो समरूपता है उसको करेंगे, थेल्स प्रमेय को निकालेंगे, ठीक है। और अगला जो टॉपिक होगा उसके अंदर जो भुजा कोण भुजा कसौटी है दी गई है, हमारी समरूपता की कसौटियाँ, उनको सॉल्व करेंगे। और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि जिसमें कन्फ्यूजन बनी रहती है और जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। देखो, सबसे पहले समझो कि त्रिभुज बना कैसे, त्रिभुज बना कैसे ये समझो। सबसे पहले देखो, बहुभुज होते हैं हमारे पास, पॉलीगॉन होते हैं, पॉलीगॉन होते हैं। पॉलीगॉन का मतलब है कि ऐसे बहुभुज जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं, बहु का मतलब बहुत सारी, भुजाओं का मतलब साइड्स होती हैं, ठीक है। अब त्रिभुज उन्हीं बहुभुजों में से एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी क्या होती है, 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं का है तो त्रिभुज बोल दिया है उसको। यदि इसकी 4 भुजाएं होती तो इसको चतुर्भुज बोल देते, यदि इसकी 5 भुजाएं होती तो पंचभुज बोल देते। तो इसमें क्या होता है, जो 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई एक बंद समतल आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल समतल बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई, उसको हम बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज हमारा कुछ ये होता है, इससे आप भलीभांति परिचित होंगे, ठीक है। ये क्या, एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं। क्या होती है, 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, त्रिभुज बोला गया। इसमें अगला क्या दिया गया, मतलब 3 शीर्ष होते हैं जिन्हें भुजानुपात मिलती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब ये भुजाएं किसी बिंदु पर जाके मिलती है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, वर्टिसेस बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगली चीज बोली गई है 3 आंतरिक कोण, जो इंटरनल एंगल्स होते हैं ना, इसके 3 आंतरिक कोण होते हैं। जी हमारे पास 3 आंतरिक कोण हो जाएंगे, और इनका योग क्या होता है, तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 180 डिग्री जब तीनों एंगलों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने निकल के आएंगे, 180 डिग्री निकल के आने वाले हैं। बात समझ में आई। अगली चीज समझो, त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार हम 2 आधार पर निकालते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर क्या होते हैं ये समझो। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं, मेनली हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से उसकी उस वर्ड से ही क्लियरली हो रहा है कि समबाहु से हमारे पास हम निकाल सकते हैं जिसकी क्या हो, समान भुजाएं हो, जिसकी तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तीनों भुजाएं बराबर हो और हर कोण 60 डिग्री का हो। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी तो 60 डिग्री के होंगे। मुझे बताइए, यदि उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों साइड्स बराबर हैं, तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब तीनों एंगल 60 डिग्री के क्यों बोले, यदि मुझे बताइए कि 180 को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करो बराबर बराबर, तो कितने निकल के आ जाएंगे, 60 डिग्री। समझ में आ गए। इसलिए ये क्या होते हैं, हर कोण इसका कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अगला होता है समद्विबाहु, जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसकी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा त्रिभुज दिया है जिसकी 2 साइड्स बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं,
तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भुजा, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि जो दो भुजाएं होती हैं बराबर वाली, हमारे पास दो साइड्स होती हैं बराबर, उनके आमने सामने के जो एंगल बनेंगे, जो कोण बनेंगे, वो क्या होंगे, बराबर होने वाले हैं। अगले दिए हैं विषमबाहु त्रिभुज, स्केल एंड ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, तो इसके तीनों एंगल भी क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह होती है। देखो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, सभी साइड्स आर इक्वल होती हैं, सभी साइड्स बराबर होती हैं। सभी साइड्स बराबर होती हैं तो ये सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, हमारे पास बराबर हो जाएंगी। सभी साइड्स बराबर हो गई तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा तो वो भी क्या होंगे, बराबर। तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। और जब इनको योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने निकल के आ जाएंगे, 180 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला है आइसोसेलेस। इसमें क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो साइड्स बराबर हैं, दो साइड्स बराबर हैं, तो जो ये एंगल निकल के आएंगे ना, ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सामने ए, इसके सामने ए, ये कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसके दो एंगल मान लिया हमने कि इसके निकल के आए 40-40 डिग्री के, 40-40 डिग्री के निकल के आए, तो 40 और 40 कितने हो गए, यहाँ पर 80 हो गए, 80 हो गए। इनका योग कितना हो गया, 80 हो गया। तो जो हमारे पास जो बचा हुआ एंगल बचेगा ना, वो क्या करेंगे अपन, 180 में से 80 को माइनस कर दो तो हमारे पास कितने डिग्री का आ जाएगा, 100 डिग्री का निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 100 डिग्री का। ठीक है, समझ गए बात को। इसके अंदर बस इतना ही आपको जानना था। अगला दिया है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज, स्केल एंड ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, सभी साइड्स डिफरेंट होती हैं, मतलब कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ए साइड ये तीनों बराबर नहीं है, ये तीनों भुजाएं क्या अलग अलग हो जाएंगी। यदि इनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अगला समझिए आप, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर क्या होता है हमारे पास त्रिभुज, हमारे पास जो कोणों के आधार पर होते हैं वो भी मेनली तीन प्रकार के होते हैं। एक समकोण, वो सॉरी न्यून कोण, एक समकोण, एक होता है अधिक कोण। न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है, सभी कोण होंगे ना वो 90 डिग्री से कम होंगे, लेस देन 90 डिग्री होने वाले हैं, लेस देन 90 डिग्री होने वाले हैं। ओके, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को तो आप अच्छे से भी जानते होंगे क्योंकि हम पिछली कक्षाओं से इनको पढ़ते आ रहे हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में हम 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो जो हमारे पास समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें क्या होता है, एक कोण होगा वो ठीक 90 डिग्री का होगा, जो एक एंगल निकल के आएगा उसमें वो क्या होगा, ठीक 90 डिग्री का होगा। समझ गए, उसके अंदर एक एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होने वाला है। अगला होता है अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल होगा ना वो 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। बात समझ में आई। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल है इसका जो 90 डिग्री का होगा एक, तो जो एंगल बनेगा ना हमारे यहाँ पर वो क्या होगा, 90 डिग्री से 90 डिग्री का होगा। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो जो दो एंगल होंगे ना, जो इसके दो एंगल और बचेंगे ना, ये 90 डिग्री का हो गया, तो इन दोनों एंगल्स का योग भी हमारे पास कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री निकल के आएगा। जब ये दोनों एंगलों को जोड़ेंगे, जो बचे हुए शेष हमारे पास एंगल होंगे उनका योग भी 90 डिग्री निकल के आएगा, क्योंकि ये 90 का हो गया तो वो दो भी तो 90 के होंगे, तभी तो 180 होने वाले हैं। समझ में आए। अगला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में न्यून कोण, जिसमें क्या हो, लेस देन 90 डिग्री, इसका ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या है, जो इसके अंदर जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री से, हर एक एंगल होगा इसका जो 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब कि कोई 60 का, 40 का, 45 ऐसे हो सकता है। ठीक है। अगला होता है ऑब्टूज एंगल। इसके अंदर क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब मुझे बताओ, यदि इसको बिल्कुल सीधा रखा इसकी भुजा को, तब तो ये 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। यदि इसका 90 डिग्री से अधिक बनाना है तो इधर और झुकेगी, साइड्स को झुकाना पड़ेगा। साइड्स को झुकाना पड़ेगा तो क्या होगा, एक इसका जो 90 डिग्री का एंगल कहीं यहाँ बनेगा, लेकिन ये क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री से अधिक होने वाला है। अब इसके अंदर जो ऊंचाई होती है इनको समझो सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर जो इस टॉपिक में ऊंचाइयों का यूज होने वाला है। देखो इसके अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसके अंदर जो लंब होता है वही इसकी क्या होती है, हाइट होती है। इसके अंदर जो लंब होता है ना, जो परपेंडिकुलर होता है वही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है। और जो एक्यूट एंगल होता है उसके अंदर क्या होता है, त्रिभुज के अंदर जो हाइट निकल के आती है, त्रिभुज के अंदर हाइट होती है। ठीक है।
तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। मतलब हाइट का मतलब ऊंचाई नापो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है, सॉरी जो शीर्ष लंब होता है ना उसी को ऊंचाई बोलते हैं। जैसे कि ये है ऑप्टू अधिक कोण। अब इसके अंदर जब हाइट निकालनी है तो हाइट कम कहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं। इसकी हाइट को हम यहाँ निकालेंगे तभी बता सकते हैं कितनी ऊंचाई का है, क्योंकि यहाँ निकालेंगे तो ये ऊपर इधर चला जाएगा। हमें इसकी हाइट को जानना है, हाइट को जानना है तो कहीं यहीं बनेगा, कहीं यहीं बनने वाला है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। अब हमें एक चीज समझ में आई कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें भी त्रिभुज पर ही हाइट रहती है, ठीक है। और जो हमारे पास जो न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, उसके अंदर त्रिभुज के अंदर ही हाइट होती है। लेकिन अधिक कोण में क्या होता है, इसके बाहर हाइट निकल के आती है। इसके जो हाइट बनती है ना, हाइट होती है, इसकी ऊंचाई होती है, वो क्या होती है, त्रिभुज के बाहर होती है, त्रिभुज के बाहर होती है। इसलिए जो हमारे पास आधार होता है, जो बेस होता है, उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, जब जाके वो किस पे मिलती है, ऊंचाई पर मिल जाती है, ठीक है। तो ऊंचाई खींचेंगे तो कहीं भी तो मिलाएंगे ना उसको, तो उसके बेस को क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। समझ में आ गई, इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा थैलेसोमेर के अंदर यूज होगा तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। मेन जो टॉपिक हमारा वो है समरूपता के बारे में। जो इस टॉपिक में मेनली समरूपता के बारे में दिया गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट्स भी जरूरी पढ़ना होता है, सर्वांगसम, सर्वांगसम भी आपको जानना है। समझ में आएगी भाई, क्लियर हो रहा है ना सारी चीज़ें? दिमाग की थोड़ी इंद्रियां निकल रही हैं कि नहीं निकल रही, मुझे बताओ। हर चीज़ को अच्छे से समझो, आप तो शांति बनाए रखो। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यदि आपको इस टॉपिक को एक बार समझ में आ गया ना, फिर आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये टॉपिक बच्चों आप कभी भी ये मान के नहीं पढ़ा करो कि हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज अच्छी बनानी। बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं, लेकिन आप कोई भी टॉपिक पढ़ो मैथ्स का, उसको का हमेशा इस तरह पढ़ो कि आगे वो हमेशा काम आने वाला है। जो अभी हम जो आपको 10वीं क्लास में है, तो आप मतलब कि 1 साल आपके पास टाइम होता है, तो उसके अंदर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप एक एक करके पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप 12th कर लोगे, जब आप 12th कर लोगे तो आपको क्या होगा, एक ही साल के अंदर सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन इतनी डिटेल में कोई पढ़ नहीं पाएगा। समझ में आए? तो आपको सारी चीज़ों को यहीं पढ़ो, सारी चीज़ों को यहीं पढ़ो। इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लेना, इसके बाद कुछ भी नहीं है। यदि आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें आपको आने लगें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसको गहराई से पढ़ो, हर चीज़ को समझते हुए पढ़ो, रट के बिल्कुल भी मत पढ़ो। यदि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है और आपको कोई क्वेश्चन वगैरह सीधे लगवा दिया, रटा रहा है, टॉपिक नहीं पढ़ा रहा है, तो आपको बोलिए कि भैया हमें पहले किताब पढ़ाइए, बुक पढ़ाइए पहले, सबसे पहले एनसीईआरटी जो भी बुक्स हैं आपकी उनको पढ़िए, जरूर पढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वांगसम क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। जब दो आकृतियां जिनका शेप समान हो, इनका जो शेप सेम हो, आकार है उनका क्या हो, समान हो, और माप है मतलब साइज भी क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आकार भी बराबर और साइज भी बराबर, आकार भी बराबर, साइज भी बराबर, बिल्कुल एक जैसी हो, उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। इसका मतलब क्या, यदि उनका आकार भी समान है, ठीक है, और उसकी आमाप यानी जो उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है वो भी बराबर है, तो वो क्या हो, समान लंबाई चौड़ाई की होंगे, समान लंबाई चौड़ाई की होंगे। मतलब कि मैं इंसान खड़ा हूं, मेरा एक फोटोकॉपी खड़ा कर दे, तो हम दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। हम दोनों क्या होने वाले, सर्वांगसम होंगे। देखिए एक त्रिभुज दिया हमारे पास, एक ट्रायंगल दिया हमारे पास, समबाहु त्रिभुज। ये मुझे देख के बताइए, क्या ये दोनों में कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है, इन दोनों में कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा भाई, मुझे तो नहीं आ रहा। ये दोनों मुझे को सेम लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। इसी की ये फोटोकॉपी है और कुछ नहीं है। देख कलर पे नहीं जाना आप लोग, कलर पे नहीं जाना, कलर कुछ भी हो सकता है। हमें क्या रखना है, उसका जो आकार है वो एक दिखने में एक जैसा लगना चाहिए। दूसरी चीज, उसके अंदर जो उसकी भुजाएं और साइड्स हैं वो भी क्या होनी सेम। जैसे कि ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, तीनों साइड से बराबर होती है। तो ये भी क्या होगी, 3-3 सेंटीमीटर इसकी भी भुजाएं होने वाली हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। अभी हमने जाना था, यदि कोई त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हैं तो उसके एंगल भी बराबर होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी एंगल क्या होते हैं, 60-60 डिग्री, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं बराबर थी। समझ में आया? आप तो इजीली हर चीज को ना रियल लाइफ से फील करके देखो, रियल लाइफ से फील करके देखो। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कुछ इस टॉपिक में है ही नहीं ज़्यादा। बस पता नहीं क्यों इसको हुआ बना के रख दिया है,
लेकिन हम आज इस अहुआ को बहुआ बना देंगे। आज हम इस अहुआ को बहुआ बना देंगे। देखो अगली बार समझो, ये बॉल देख रहे हो आप। अब कोई ऐसा बच्चा मुझे बता दो कि इनके अंदर कोई अंतर बता दो मुझे कि भैया ये बॉल ना दोनों अलग अलग हैं, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। कलर और उन पे नहीं जाना, साइज और आकार देखना, सिर्फ साइज और आकार ही मैटर करना। और वैसे भी अगर आप कलर भी जाओगे ना तो भी सेम ही लगेंगी। देखो ये दोनों क्या है, सेम है। ये क्या है, सेम है। तो कोई भी जब दो आकृति समान आकार की हो ना तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे कि हमने एक चतुर्भुज लिया, ये हमने क्या लिया, एक चतुर्भुज लिया। एक आयत मान लो, आयत लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक आयत है। यदि हम इसकी एक दूसरी फोटोकॉपी ले लें, इसकी क्या करें अपन ने, एक फोटोकॉपी ले ली, ये ले ली, सेम फोटोकॉपी है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। यदि ये समान है ना, समान होती तो कब क्या करेंगे, समान होंगे। जैसे कि उनकी माप, उनका आकार सेम है। आकार सेम है मतलब कि वो दोनों सेम ही होंगे, सेम ही होंगे। यदि इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगा ना तो आप ये अंतर नहीं बता पाओगे मेरे को कि ये दो अलग अलग आकृतियाँ, दो अलग अलग आयत हैं, नहीं बता पा रहे ना। लेकिन है तो ये दो ना, है तो ये दो, है तो दो। लेकिन अभी क्यों मुझे बता पा रहे हो कोई दो है, बता पा रहे हो नहीं ना। तो ये क्या, सर्वांग सम है, एक दूसरे क्या सर्वांग सम हो जाएंगे। बस आपको इस सर्वांग सम के बारे में इतनी चीज जाननी थी। अगली बात करते हैं अपन समरूप के बारे में, सिमिलर के बारे में। अगली बात करते हैं बस सिमिलर के बारे में। देखो इसमें क्या होता है, दो आकृतियां जिनका आकार तो समान होता, आकार जो दिखने में तो एक जैसी लगती है, लेकिन उनका माप अलग अलग हो सकता है, हो सकता है, ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं है हो सकता है, जरूरी नहीं है हो सकता है। देखो ये दोनों बॉल देख रहे हो आप, दोनों बॉल देख रहे हो, दिखने में तो एक जैसी लग रही है ना, बस साइज ही का तो अंतर है। दिखने में तो एक जैसी लग रही है ना, तो साइज ही का तो अंतर है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास समरूप हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसका मतलब क्या है, इसको समझो। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल लिया, ये हमने एक ट्रायंगल लिया, इसको कर दो फिल वाइट कलर, ठीक है। ये हमने एक त्रिभुज लिया, अब एक त्रिभुज और लिया हमने इसका, उसका क्या किया हमने, साइज छोटा कर दिया। बस क्या किया हमने, इसके साइज को छोटा कर दिया, और कुछ नहीं किया, साइज को छोटा कर दिया। अब मुझे बताइए, यदि इसकी एक साइड जैसे कि ये दो, इसकी 2 सेंटीमीटर है, इसको छोटा करके मैंने एक क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर कर दिया। मैं अलग अलग भुजाएं मान लेता हूँ, इसकी क्या है, साइड्स में अलग अलग मान लेता हूँ। जैसे कि ये 4 है, इसकी छोटे करके मैंने 2 कर लिया। ये हमारे पास 10 है, इसको छोटा करके 5 कर लिया। अब इसके जो अनुपात निकल के आएगा ना वो बराबर निकल के आएगा। जैसे कि ये दोनों भुजाओं को लो, ये दोनों भुजाओं को लो, इनका अनुपात क्या जाएगा, 2/10, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों भुजाओं को लो, संगत भुजाओं को लेना, आगे ले बोला है कि संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/5। जब इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया, 1/5, और ये भी क्या है, 1/5। 1/5 है कि नहीं है ना। तो बस क्या हो जाएंगी, एक समान अनुपात में होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए, इतनी बात आपको जानना है, ठीक है। अगला देखिए, कोई भी हमने एक सर्किल लिया, माना ये हमने लिया एक भैया व्रत, ये हमने एक व्रत ले लिया, समझ गए, समझना क्या भाई, व्रत ही लिया है, और तो कुछ किया ही नहीं ऐसा खास। ये हमने एक व्रत लिया, ओके। अब इसको क्या करो, इसकी एक फोटोकॉपी ले लिया हमने, एक दूसरा व्रत ले लिया। अब व्रत तो मुझे बताओ, जो व्रत होते हैं ना वो तो कुछ ऐसे ही होते हैं ना, व्रत तो कुछ ऐसे ही होते हैं, सभी व्रत समान ही होते हैं। दिखने में तो क्या होता है, सभी व्रत समान ही होते हैं, बस साइज का ही तो अंतर होता है। साइज कब बदल जाता है, उनकी त्रिज्या चेंज हो, त्रिज्या अलग अलग हो। अब ये दोनों जो त्रिभुज है ना, अपने आप में क्या एक समरूप है, क्या ये सिमिलर है, क्या ये सिमिलर है। लेकिन क्या इनकी बस माप का ही अंतर होगा। इसकी भुजा मान लो कि जैसे 4 सेंटीमीटर है, इसकी क्या मान लो 2 होगी, इसकी क्या होगी 2 होगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं 2 ही हो, जरूरी नहीं है 2 ही हो, आधी हो, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकती है। मतलब कि दिखने में एक जैसे लगनी चाहिए, तो वो क्या है, हमारे पास समरूप है। अब आपको जो मेन बात याद रखनी थी वो क्या थी, हमने देखा था कि जो हमारे पास, देखो मैं आपको एक चतुर्भुज बना के और बता देता हूँ। ये हमारे पास एक चतुर्भुज, सॉरी व्रत बोल दो, सॉरी आयत बोल दो, ये हमारे पास एक व्रत है, और इसी के फोटोकॉपी करके हमने दूसरा व्रत ले लिया, ओके। अब ये क्या है, ये क्या है, दोनों व्रत सर्वांग सम है। ये क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है,
सर्वांग सम है। ओके, अब हमने क्या किया, इसी को क्या किया, देखो अब इसकी हमने एक फोटोकॉपी और ली, एक ले ली, ठीक है, और इसकी भी हमने क्या किया, एक फोटोकॉपी और ले ली। इस बार हमने क्या किया कि इस फोटोकॉपी को हमने क्या करी, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, तब ये क्या हो गए, समरूप हो गए। ये क्या हो गए, समरूप हो गए, समरूप हो गए, समरूप हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों छोटे हैं बड़े हैं तभी समरूप होंगे क्या? ये दोनों छोटे हैं बड़े हैं तभी समरूप होंगे क्या? नहीं, ये आपको मैंने याद रखने हैं। जो सर्वांग सम होते हैं ना, वो हमारे क्या समरूप भी होते हैं। जो सर्वांग सम होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, समरूप भी होते हैं। क्योंकि उसमें बोला गया कि इनका आकार एक जैसा होना चाहिए, लेकिन जो उनका जो साइज है ना, वो छोटा बड़ा अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे हाईलाइट किया था कि वो अलग अलग हो सकता है साइज, जरूरी नहीं है अलग अलग ही हो। यदि इनके साइज बराबर है ना, तो भी ये समरूप ही होंगे, समरूप ही होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं अपन लोग कि मेनली कि जो सभी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं ना, वो समरूप होती हैं। जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी वो सभी क्या होंगी, समरूप होंगी। उनको सर्वांगसम होंगी, वो समरूप होंगे। लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो समरूप आकृतियां वो सर्वांगसम हो। यदि वो बराबर बराबर की तो सर्वांगसम हो जाएंगे, यदि वो छोटी बड़ी हैं तो वो सर्वांगसम नहीं होंगी। ठीक है, तो इसका आकार क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, और इसके अंदर भी एक जैसा होना चाहिए। जो सर्वांगसम होते हैं ना, उन जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके बीच में इस चिन्ह का यूज करेंगे अपन, इस सिंबल का, और जब समरूप होंगे तो इस सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, अब माप साइज क्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या अलग अलग हो सकती हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, कोण क्या बराबर होंगे, इसके भी कोण बराबर होने वाले हैं। जो भुजाएं वो इसमें क्या बराबर होंगे, इसमें क्या है, अनुपात में बराबर होंगे, अनुपात में बराबर होने वाली है। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं क्या, बहुभुज। देखो आपने पॉलीगॉन के बारे में स्टार्टिंग में बताया था कि बहुभुज क्या होता है, बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब कि जिसकी जितनी भुजा होंगे उतने भुजाओं का बहुभुज हो जाएगा, उतनी भुजाओं का त्रिभुज हो जाएगा, वो जो भी होगा। जैसे कि 3 भुजाओं का तो त्रिभुज बोल दिया, 4 को होता तो चतुर्भुज हो जाता। बात समझ में आई? अब इसमें क्या बोला गई कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या का मतलब क्या है, मतलब कि कोई भी 2 बहुभुज लिए हमने, ठीक है, कोई भी 2 बहुभुज लिए हमने। रुको एक सेकंड, कोई भी हमने 2 बहुभुज लिए, जैसे कि हमने लिए यहाँ पर ये क्या, एक चतुर्भुज है, 4 साइड्स हैं इनकी, इसकी भी 4 भुजाएं, तो समान भुजा तो हैं, समान संख्या वाले बहुभुज हैं, समान भुजाओं वाले बहुभुज हैं। अब इसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि जो सभी संगत कोण होंगे, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना, वो बराबर होने चाहिए। जैसे कि ए डी है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल एस है, तो ये 85 है तो ए भी 85 होगा। ओके, जैसे कि ए सी है, ए आर है, ये 70 डिग्री है तो ए भी 70 डिग्री होगा। इसी प्रकार अन्य। बात समझ में आई? दूसरी चीज, इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। जैसे कि ये 2.1 है, इसकी संगत भुजा क्या है, 4.2 है, 4.2 है। जैसे कि हमने इसकी 2 भुजा ले ली, जैसे कि हमने ये ए डी और ए बी 2 भुजा ले ली। इसी प्रकार इधर संगत भुजा लो, एस पी और पी क्यू ले ली, एस पी और पी क्यू ले ली, तो इनका क्या जो अनुपात निकल के आएगा वो बराबर आना चाहिए। जैसे कि हमने ली डी ए, यहां से लिए डी ए अपॉन ए बी। ठीक है, बात समझ में आई? और दूसरी साइड क्या लिए, इसकी संगत भुजा लो, एस पी अपॉन पी क्यू ले ली। अब इनका जो अनुपात निकल के आएगा ना, वो बराबर निकल के आना चाहिए। इसका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि 2.1 ये दिए हमारे पास 1.5, ओके, ये दिए हमारे पास 4.2 और ये दिए हमारे पास 3.0। ओके, अब इनका रेशियो लो, इनका अनुपात लो, देखो पॉइंट से पॉइंट गए। ओके, अब 3 से काटो इसको, 3 7 21, 3 5 15। ओके, इसका आ गया 7/5। समझ में आई? अब इसको लो, इसका अनुपात लो, 0 पॉइंट से पॉइंट गया, इसको काटो, 6 से काट लो, 6 से काटेंगे 6 7 42 और 6 5 30, ये भी 7/5 आ गए। तो ये क्या होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप होंगी। ये दोनों बहुभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इतनी आपको इसके अंदर बात रखनी थी, क्योंकि मैं ना ये सारी चीज़ें
इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ना आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सत्य असत्य कथन आते हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इनका रोल, क्योंकि इन चीज़ों को आप लोग अच्छी भलीभांति से पढ़ो। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट क्या होता है टीचर इनको बताते नहीं है, लेकिन क्या हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने होते हैं, तो हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को पढ़ते चलना है। ओके, अब बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। अभी हम सभी बहुभुजों के बारे में जाना था जिसकी क्या होती है, 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। ओके, अब बात करते हैं त्रिभुज समरूप, मतलब जो त्रिभुज, 2 त्रिभुज होंगे वो समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। भैया ये क्या सिस्टम हो गया, सेम चीज हमने उसके अंदर देखी थी कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। सेम चीज इसमें देख ली, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। मतलब कि इसमें अंतर क्या है, इनको अलग अलग बताने की जरूरत क्या है। त्रिभुज को क्यों अलग लिया, मैंने त्रिभुज को इसलिए अलग लिया बेटा, देखो इसमें क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई बहुभुज दे दें 2, ठीक है, जिसकी भुजाएं 3 से अधिक हो, ओके, उसके अंदर क्या है जी, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, दोनों कंडीशन साथ में फॉलो होनी चाहिए, साथ में फॉलो होनी चाहिए, साथ में फॉलो होनी चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन साथ में फॉलो हैं, मतलब कि ये दोनों कंडीशन साथ में आ रही हैं, तो हम बोल देंगे वो समरूप हैं। लेकिन त्रिभुज में क्या होता है कि इसके अंदर कोई एक कंडीशन भी फॉलो हो जाए ना, कोई एक कंडीशन भी फॉलो हो जाए तो हम उसको त्रिभुज को समरूप बोल देंगे। कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो जाए, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि समबाहु त्रिभुज होता है, इसके अंदर सभी भुजाएं बराबर थी, सभी भुजाएं समान अनुपात में होती, तो उसके एंगल अपने आप बराबर हो गए, उसके एंगल अपने आप बराबर हो गए। जैसे कि हमने समद्विबाहु के अंदर पढ़ा था, उसकी 2 भुजाएं बराबर थी, तो उसके 2 एंगल अपने आप बराबर हो गए, 2 एंगल स्वतः ही बराबर हो गए। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, जैसे कोई किसी ने बोल दिया संगत कोण बराबर है, तो वो क्या समरूप होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि उनके संगत कोण बराबर हैं, तो उसकी भुजाएं तो अपने आप ही बराबर समानुपात में हो जाएंगे। इतनी आपको इसके अंदर बात रखनी थी, ठीक है। अब बात करते हैं 6.1 प्रश्नावली के अंदर जो हमारे पास कुछ फिलिंदा ब्लैंक दिए हैं और जो सत्य असत्य हैं वो उनको करेंगे, ठीक है। अब मुझे आप सभी लोग भर के बताइए, सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत होते हैं, मुझे बताइए कि व्रत होते हैं ना वो सभी सेम ही दिखते हैं ना। ये व्रत ये खींच लिया हमने, ठीक है, ये ले लिया। दूसरा व्रत हमने एक व्रत और ले लिया, हमने एक छोटा ले लिया। अभी दिखने में तो सेम ही लग रहा है ना, दिखने में तो सेम ही है, दिखने में सेम ही है, तो ये क्या हो जाएंगे, दिखने में सेम ही है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये क्या होंगे, समरूप होते हैं। इसी प्रकार सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वर्ग जब इनकी भुजाएं मिलती हैं तो सभी के 90-90 डिग्री के एंगल होते हैं, 90-90 डिग्री के कोण होते हैं, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसी प्रकार ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं, जो हमेशा समरूप होते हैं। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, समबाहु त्रिभुज होते हैं ना वो समरूप होते हैं, क्योंकि उसकी भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके कोण भी बराबर होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास समरूप हो जाएंगे। अगला देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की 2 समान संख्या वाले, अब सभी इसमें क्या बोला, समान संख्या वाले 2 बहुभुजों के बारे में बोला है, 2 बहुभुजों के बारे में बोला गया है। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था उन कंडीशन के बारे में कि जो 2 बहुभुज होते हैं हमारे पास वो कब बराबर होते हैं, वो कब समरूप होते हैं, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, और उनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती, उनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती, समानुपाती होंगी तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बात समझ में। आइए अगले देखते हैं सत्य असत्य। अभी मुझे बताइए कोई भी 2 समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं क्या, कोई भी 2 समरूप आकृतियां ले ली, ठीक है। जैसे कि हमने तो समरूप के चक्कर में क्या किया, हमने 2 आकृतियां समरूप ले ली, ठीक है। जैसे कि एक आकृति हमारे पास ए है, दूसरी आकृति हमने ले ली, ये ले ली हमने, तो ठीक है, समझो इस बात को अच्छे से, गहराई समझो। देखो ये आकृति हमने ले ली, ये 2 हमने आकृतियां ले ली। अब मुझे बताओ कि ये सर्वांग सम है क्या, अब मुझे बताओ ये सर्वांग सम है क्या। उसने तो बोला है कोई भी 2 समरूप आकृतियां, हम तो ये समरूप तो हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसी दिख रही हैं। अब मुझे बताइए कि ये सर्वांग सम होंगी, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांग सम की तो एक ही कंडीशन थी कि सेम दिखना चाहिए, साइज आकार में सब सेम होना चाहिए, तो ये क्या हो, सर्वांग सम नहीं होंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असत्य, ये क्या हो जाएगा, असत्य। बात समझ में। अगला बोला कि कोई भी 2 समरूप आकृतियां समरूप होती हैं,
भैया ये दोनों समरूप हैं, तो ये समरूप ही होंगे ना, ये समरूप ही होंगे। अरे भैया ये क्या बात कर दी इसने, समरूप है तो समरूप ही होंगे, इसमें क्या अलग है। ठीक है, अगला देखिए, दो बहुभुज, मतलब कि कोई भी बहुभुज हो सकते हैं, कोई भी बहुभुज हो सकते हैं यदि उनके संगत समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर समानुपाती हो। नहीं भैया, ये कंडीशन फॉलो ना हो, काहे कि भैया हमने क्या बोला था, संगत कोण होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दूसरी चीज इसमें बोला गया समानुपाती होने चाहिए, समानुपाती नहीं होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दूसरी चीज कि संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, ये भी चीज साथ में आनी चाहिए, ये भी क्या है, साथ में आएगी तभी हम समरूप बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, ये क्या हो जाएगा, असत्य। बात समझ में आई। अगला बोला कि दो समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती। हाँ, संगत भुजाएं तो समानुपाती होनी चाहिए, लेकिन संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। इसमें संगत कोण के बारे में नहीं दिया गया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए। यदि दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं तो हम उनको समरूप बोलेंगे, अन्यथा उनको समरूप नहीं बोलेंगे। सीधी बात, इतनी याद रखो। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। बिल्कुल, यदि एक कंडीशन दे दी, एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसी प्रकार अगले में संगत कोण समानुपाती हैं तो भी क्या होंगे, वो सत्य हो जाएंगे। इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी थी। और ये हुई हमारे पास जो हमारे पास 6.1 प्रश्नावली है, उसके क्वेश्चन हमने इसी क्लास में कर लिए। 6.1 प्रश्नावली में और कुछ ऐसा खास था नहीं, समझ में। अब बात करते हैं अपन सबसे महत्वपूर्ण बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। अब ये ऐसी एक प्रमेय है जिसमें सभी बच्चों को कंफ्यूजन मतलब इतनी रहती है भाई, कुछ कहो नहीं, मतलब उनको सबसे ज़्यादा डर इसी से लगता है। लेकिन आज इस क्लास में आपका ये डर खत्म होने वाला है। आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखो, इसके अंदर हमें क्या करना, मेनली कितने काम करने होते हैं वो आपको मैं एक ओवरव्यू आइडिया दे देता हूँ। जो पहले तो दिया है बोले को, दिया है बोले को, उसके बाद जो सिद्ध करना है बोले को, सिद्ध करना है बोले को, क्योंकि हमने पहले त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद जो दिया है बोले कहेंगे, उसके बाद सिद्ध करना है। तीसरी चीज क्या करनी है, आपको कुछ रचना करनी होती है, उस रचना को लिखो। चौथी चीज हमें क्या करना है, इसके अंदर उत्पत्ति निकाल देनी। इसको जब सिद्ध करते हैं ना तो क्या होता है, प्रूफ निकलते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, 4 त्रिभुज लेने पड़ते हैं, 4 त्रिभुज लेने पड़ते हैं। ओके, उन 4 त्रिभुजों के जो 4 ट्रायंगल निकलते हैं ना, उनके एरिया निकालते हैं। उन 4 ट्रायंगलों का, 4 जो त्रिभुज होते हैं हमारे पास, उनका क्या लेते हैं अपन, जब 4 त्रिभुज बनते हैं उनका क्या कर लेते हैं, एरिया लेते हैं। ओके, एरिया लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं अपन, एरिया ले ली। जब एरिया को इनको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बराबर करते हैं। उसमें क्या होता है कि इसमें अंदर एक थ्योरम यूज होती है जिसमें बोला जाता है कि एक ही आधार और समान समानुपात के बीच बने त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आई, उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। बस इतनी चीज करनी है आपको, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सारी चीज़ों को आप ध्यान से समझना और अपने बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ शांति से, दिमाग की इंद्रियों को खोल के, दिमाग की इंद्रियों को खोल के बैठ जाओ। अब समझो इसके बारे में सारी कहानी। पहले तो समझो इसके बोला क्या गया, इस थ्योरम में क्या बोला गया। इस थ्योरम में बोला गया बेटा, इस थ्योरम में क्या बोला गया है, देखो समझो। इस थ्योरम में बोला कि दो त्रिभुज एक ही भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो क्या होती हैं, ये एक ही भुजाओं के अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये तो थी इसकी लैंग्वेज। अब समझो हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि भैया इसकी लैंग्वेज तो काम चलने वाला नहीं है। ये हमने लिया एक त्रिभुज, ये हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया। बात समझ में दिख रहा है ना, क्लियर भाई, क्योंकि इसको आज बड़े प्यार से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है आपको, ये हमने त्रिभुज लिया जिसकी भुजाएं ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास सी। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करो, जो बीसी रेखा है उसके समांतर एक रेखा खींचो, इसके समांतर एक रेखा खींचो यहां पर। ये हमने एक इसके समांतर एक रेखा खींच दी, ठीक है। इसको नाम दे दो डीई, इसको नाम दे दिया डीई। ओके, डीई इसका नाम दे दिया।
अब इतना काम हो गया, इतना काम होने के बाद आप लिख दो कि दिया है क्या लिखेंगे, इसका हल लिखो, प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन लिखना है आपको। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, दिया है हमारे पास जो DE है ना वो समांतर है BC के। क्या है, दिया है DE समांतर है BC के, ये हमारे पास दिया हुआ है। ओके, उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें क्या बोला, दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या, जो AD बटे DB है ना वो समानुपात में अनुपात में विभाजित करेगी AE बटे EC को। AD बटे DB बराबर होगी AE बटे EC के। ओके, ये चीज हमें इसके अंदर सिद्ध करनी है। इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, AD अपॉन DE, AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। ओके, ये बात हमें इसके अंदर सिद्ध करनी है। अब मुझे बताओ, सिद्ध करनी है, सिद्ध करने से पहले हमें कुछ इसके अंदर कारीगरी करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया हम एक मकान बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। यदि मकान बनाएंगे तो कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, है मुझे बताओ, कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कर देते हैं भैया, इसमें बोला गया तो क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आप क्या कीजिए, जो D है ना उससे जो भुजा BC है उस पर एक लंब खींच दो। ठीक है, उसका नाम दे दो आप M, उसका नाम दे दो M। ओके, अगली बार क्या कीजिए, जो बिंदु E है ना उससे जो भुजा हमारे पास दी है AB उस पर एक लंब खींचिए जिसको नाम दे दिए आप N। जो लंब खींचते हैं ना वो क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले, ये 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले। अब इस लंब को अपन बोल सकते हैं AE पर भी लंब बोल सकते हैं, AC पर भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं है। AE पर बोल दो चाहे AC पर बोल दो, चाहे AC पर बोल दो, कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार जो EN लंब है ना उसको AD पर भी बोल दो, AB पर भी बोल दो, BD पर भी बोल दो, इधर EC, इधर इसको EC पर भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है, जो बिंदु E है ना उसको मिला दो, अच्छे से मिलाएंगे ना भाई, इससे मिलाते हैं। ठीक है, इसको मिलाओ अपन, E को मिलाओ B से, E को B से मिला दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, अब क्या करना है आपको, अगली बार जो D है ना, जो D है ना उसको मिला दो C से। इतनी आपको इसके अंदर कारीगरी करनी थी, इतनी इसके अंदर क्या करनी थी, कारीगरी आपको करनी थी। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, पर रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखना है आपको, रचना में क्या लिखना है, रचना में क्या लिखना है आपको कि भुजा AC पर, भुजा AC पर नंबर 1 पर क्या काम किया अपन ने, भुजा AC पर, भुजा AC पर, AC पर बिंदु D से, बिंदु D से एक, बिंदु D से DM एक लंब खींचा। ठीक है, और डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, भुजा AC पर DM लंब डाला, लंब, तथा भुजा AB पर, अगली बार क्या किया आपने, भुजा AB पर, AB पर EN, EN लंब डाला, लंब डाला। हमने क्या किया, अपनी भाषा में लिख दिया और कुछ नहीं किया, कि भुजा AC पर हमने एक DM लंब डाला। दूसरी चीज क्या की हमने, भुजा AB पर हमने क्या किया, एक EN लंब डाला। ओके, दूसरी चीज क्या की अपन ने, दूसरी चीज हमने की कि बिंदु D को C से तथा E को B से मिलाए। बिंदु D को C से तथा E को B से मिलाए, E को B से मिलाए, B से मिलाए। ये तीन काम तो हो गए हमारे, तीन काम तो हो गए हमारे। पहले हमें AC पर एक DM लंब डाला, दूसरा भुजा AEN पर लंब डाला। भुजा क्या लिख दो आप, यहाँ पे AB नहीं लिखा मैंने, भुजा AB लिख दो। ठीक है, भुजा AB, भुजा AB पर हमने एक EN लंब डाला। ओके, अब समझो, अब हमें क्या करना है,
3 क्या निकालने हैं, त्रिभुज, सॉरी 4 हमें त्रिभुज लेने हैं। और 4 त्रिभुज कौन कौन से लेते हैं ये ध्यान से देखो आप, ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है। ओके, समझ में आए? देखो, एक लेना है आपको ADE, ADE, एक त्रिभुज लेना है आपको ADE। ओके, ADE त्रिभुज लेंगे ना। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मुझे बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज है उसका एरिया हमेशा होता है, क्या होता है उसका एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज है हमारे पास उसका एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। हमें चाहिए दो चीज, यदि एरिया निकालना तो आधार भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए, आधार भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ADE जब त्रिभुज लेंगे ना तो उसके अंदर आधार क्या लेंगे, आधार क्या होता है जिस पे लंब गिरता है, जिस पे लंब गिरता है। जो EN लंब है ना वो किस पे गिर रहा है, AD पर, AD पर ही तो गिर रहा है इस त्रिभुज में। जो EN लंब होगा वो AD पर गिरता है, तो AD यहां आधार हो जाएगा, EN इसका क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ओके, दूसरा त्रिभुज देखिए आप DBE, DBE या DEB बोल सकते हो, DEB, ये हम एक त्रिभुज लेंगे। अब ये त्रिभुज आपको कैसा दिख रहा है, ये त्रिभुज मुझे बताइए आपको कैसा दिख रहा है, अधिक कोण है कि नहीं है, हैं? अधिक कोण है, अधिक कोण है तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, EN इसकी भी हाइट हो जाएगी। और इसका आधार क्या हो जाएगा, जो DEB है ना उसका आधार क्या हो जाएगा, इसी रेखा को आगे बढ़ाएंगे, जो BD रेखा है, DB बोल दो या BD बोल दो, उसी को आगे बढ़ाएंगे तो उसी पे तो जाके गिर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, DB इसका आधार हो जाएगा, DB क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। बात समझ में आई? पहले दो त्रिभुज आपको समझ में आने चाहिए। दूसरी बार क्या लेंगे अपन, दूसरी बार हम लेने वाले हैं, दूसरी बार सेमी लेंगे। ADE स्टार्टिंग में तो हमें जो बराबर है वही लेना है, ADE लेना है, ADE लेना है। ओके, क्या आंसर लेना है, ADE लेना है। लेकिन इस बार इसकी आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा AE, आधार क्या हो जाएगा AE, और इसकी जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी हमारे पास DM इस बार ऊंचाई लेंगे। ओके, और दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे अपन, दूसरा लेंगे अपन DEC, दूसरा लेंगे अपन DEC। उसके अंदर जो इसका आधार होगा वो AC हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, EC इसका आधार हो जाएगा। ओके, और इसकी जो ऊंचाई होगी ना वो भी यहाँ पर क्या होगी, DM होगी। इतनी बात आपको इसके अंदर समझनी थी, ठीक है। अब देखो आगे मैंने एक इमेज भी ली है आपके लिए जिसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है क्या क्या, कि ये इसके क्या हो गए, लंब हो गए थे, लंब हो गए थे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे, ठीक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एरिया लेंगे इसका ADE का, त्रिभुज AE त्रिभुज। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कौन से त्रिभुज के बारे में, ADE, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हाइट लेंगे वो क्या लेंगे, EN, हाइट क्या लेंगे, EN। ओके, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में इसका एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ADE, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, एरिया ऑफ ADC क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है हमारे पास 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मान रखूंगा, ठीक है, ठीक है। मैं समय भी तो बचाना है आपको, लिखने से क्या होगा बार बार। अब आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, ठीक है, यहाँ जल्दी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर 1/2 इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार हमने बोला था क्या लेना, AD इसका आधार हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, EN इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ओके, अगली बार देखिए, तथा दूसरी बार क्या करेंगे अपन, तथा अगली बार लेंगे अपन, ये हो गया, इतना मैं साफ कर दूं, ये मैंने साफ कर दिया। ओके, अगली बार क्या करेंगे अपन, अगली बार लेने वाले हैं DEB बोल दो, DEB। अगली बार क्या लेने वाले हैं, DEB लेंगे तो इसके लिए जो इसका आधार होगा वो क्या होगा, DB हो जाएगा, और इसके लिए जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, EN उसकी हाइट हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ किसका लेंगे, एरिया ऑफ
ए डी डी ई बी का एरिया ऑफ किसका, एरिया लेंगे अपन डी ई बी, डी ई बी। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम डी ई बी क्यों लिख रहे हैं, डी बी ई क्यों नहीं लिख रहे, कुछ भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 1/2 इसका आधार क्या हो जाएगा डी बी, इसका आधार क्या हो जाएगा डी बी, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी ई एन, हाइट क्या हो जाएगी ई एन। तो ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ओके, अब क्या करो, समीकरण 1/2 को विभाजित करने पर, समीकरण 1/2 को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर कर दो विभाजित। जैसे ही हम इन दोनों त्रिभुजों को विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एरिया ऑफ ए डी ई बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, बटे में आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ डी ई बी, एरिया ऑफ डी ई बी। ओके, अब लिखो ए डी ई का एरिया क्या दिया हमारे पास, ए डी ई का एरिया हमारे पास ए दिया है, और इसी प्रकार डी ई बी का एरिया हमारे पास ए दिया है। लिख दो सेम 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। ओके, नीचे 1/2 डी बी इंटू ई एन, डी बी इंटू ई एन। अब इसके अंदर देखिए, पहले काटा पिटाई कर दो इसकी, क्या क्या कटा है देखो, ई एन से ई एन गया, 1/2 से 1/2 गया, तो क्या बच गया यहाँ पर ए डी अपॉन डी बी, क्या बच गया यहाँ पर ए डी अपॉन डी बी, क्या बच गया यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा ए डी अपॉन डी बी। तो यहाँ पर क्या बचा है, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई बी। तो यहाँ क्या बचा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3 नाम। ओके, अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींचो सबसे पहले, इसी प्रकार हम क्या करने वाले हैं, इसी प्रकार अब अगली बार क्या लेंगे अपन, अगली बार कौन कौन से त्रिभुज लेने वाले हैं ये समझो। अब इतना काम इसके अंदर हो गया, ठीक है, इस एक साइड से हमारा काम हो गया। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, इस बार क्या करेंगे, ए डी ई लेंगे, ए डी ई लेंगे एक त्रिभुज तो। ओके, और दूसरा क्या लेने वाले हैं, दूसरा लेने वाले हैं डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी लेने वाले। ओके, अब इन दोनों के लिए हाइट क्या होगी, इन दोनों के लिए हाइट होने वाली है डी एम, डी एम इसके लिए भी हो जाएगी और डी एम इसके लिए भी हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक त्रिभुज के ले रहे हैं ऊपर वाले को, तो नीचे वाले को मैं हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो इसकी हाइट होगी वो क्या डी एम हो जाएगी, और इसका बेस क्या हो जाएगा ए ई, इसका बेस हो जाएगा। ओके, अब लिखो, अब लिखेंगे अपन एरिया ऑफ, इसी प्रकार एरिया ऑफ किसका लेंगे अपन, एरिया किसका लेने वाला है ए डी ई का, ए डी ई का, ए डी ई का। ओके, ए डी ई का एरिया क्या 1/2, 1/2 आधार क्या हो जाएगी ए ई, ए ई आधार हो गया, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी डी एम, डी एम इसकी ऊंचाई। इसको मान लो समीकरण नंबर कितना हो गया, 4 हो गए। ओके, ठीक है, अब लो तथा अपन लिखेंगे, तथा अपन एरिया अब इस बार किसका लेंगे, इस बार लेंगे डी ई सी का, एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी 1/2 आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, इस बार आधार होगा इसका ई सी, आधार क्या हो जाएगा इस बार ई सी, इसका आधार हो जाएगा ई सी, और इसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी डी एम, इसकी भी हाइट हो जाएगी। ओके, इसको मान लो समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। ओके, अब क्या करना है, सेम काम, यहां भी समीकरण 1 और 2 को विभाजित किया, इस बार क्या करेंगे समीकरण 4 व 5 को विभाजित करने पर, समीकरण 4 व 5 को विभाजित करने पर, समीकरण 4 व 5 को विभाजित करने पर, को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर समझ में आ रहा है? अब 4 व 5 को विभाजित कर दो, 4 व 5 को विभाजित करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई
अपॉन एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC, ओके। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 AE अपॉन DM, AE अपॉन DM बटे AE अपॉन 1/2 EC इंटू DM। इसके अंदर भी काटा पिटाई कर दो, सेम ही काम करने दोनों के अंदर, इसमें DM और DM चला जाएगा, 1/2 और 1/2 चला जाएगा, ओके। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DEC, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बचा AE, यहाँ बचा EC। इसको मान लो समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब मुझे बताओ हमें सिद्ध क्या करना था, ये देखो सबसे पहले हमें सिद्ध करना था AD अपॉन DB, और AD अपॉन DB हमारे पास यहाँ आ गई, ओके। दूसरी चीज़ निकालनी थी हमें AE अपॉन EC, तो AE अपॉन EC तो निकल के आ गई। इतनी बात समझ आई, मतलब कि इसके राइट हैंड साइड तो हमारे पास आ गए, लेकिन ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ये चीज़ हमारे पास इनके बराबर हो जाएगी, ये चीज़ दोनों बराबर होंगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब इनको बराबर करने के लिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो एरिया ऑफ AD दिया, ऊपर भी एरिया ऑफ AD दिया, मतलब इतनी तो बात बन गई भैया, अंश में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ दिया एरिया ऑफ DEB और यहाँ क्या दिया, एरिया ऑफ DEC, ये बराबर नहीं है भैया। अब ये बराबर कब होंगे, अब आपको याद करना है, एक 9th क्लास में एक थ्योरम थी, जब देखो एक आधार हमारे पास, ये हमारे पास एक आधार दिया DE, ओके, और दोनों बजा के पैरेलल है, ये इसके समांतर है। अब दो एरिया कौन कौन से हैं हमारे पास, कंफ्यूज कर रहे हैं जो हमें, दो एरिया कौन कौन से कंफ्यूज कर रहे हैं, एक तो कर रहा है हमारे पास DEC और दूसरा क्या है DEB और DEC, ये दोनों एरिया DEB और DEC, समझ में आए। अब मुझे बताइए, ये दोनों को लेंगे तो ये एक ही भुजा पर है, समांतर भुजाओं के बीच में बने, समांतर भुजाओं के बीच में बने, और इनके आधार भी क्या है, बराबर ही है। DE इनका आधार ले लो या DB ले लो, तो इनके आधार क्या बराबर ही है, एक ही आधार है। तो जो हमारे पास थ्योरम होती थी उसमें क्या बोला जाता कि सेम एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का एरिया बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम क्या जानते हैं, ये चीज समझो पहले। हम जानते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे बता, थोड़ा सही नहीं दिख रहा ना, अगले दूसरे उससे लिखते हैं, हाँ ये ठीक दिखेगा, हरा पीला सो कर दो। हम जानते हैं कि एक ही आधार कौन सा आधार, DE, एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का एरिया बराबर होता है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब इनका त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे, एरिया ऑफ DEC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ DEC के, ये DEB ले लो और DEC, इसलिए इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब किसी भी एक समीकरण में DEB को चेंज कर दो या DEC को चेंज कर दो, जैसे कि यहाँ DEC है तो इसको क्या लिख सकते हैं, DEB लिख देंगे, और ये भी DEB हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट कर देंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 3 में मान रखने पर,
समीकरण 3 में मान रखेंगे तो एरिया ऑफ एडीई किसके बराबर हो जाएगा, जो एरिया ऑफ डीई है ना उसकी जगह रख दो आप एरिया ऑफ डीईसी, एरिया ऑफ डीईसी रख दो, एरिया ऑफ डीईसी, एरिया ऑफ डीईसी। तो ये क्या दिया हमारे पास, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीईबी। इसको मान लो समीकरण नंबर 7। अब देखो, अब ध्यान दो आप दो समीकरणों पर, समीकरण नंबर 7 और 6 देखो, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ऊपर एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईसी, यहाँ भी क्या दिए एरिया अपॉन एडीई एरिया ऑफ डीईसी, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो लिख दो आप, लास्ट में एक लाइन भी लिख सकते हो आप, यहाँ भी लिख दो, अतः समीकरण 6 व 7 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 और 7 से क्या कह सकते हैं अपन, समीकरण 6 व 7 की तुलना करने पर, ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसा लिख दो आप, समीकरण 6 व 7 की तुलना करने पर, जैसे ही इनकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलना करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो एडी अपॉन डी एम है ना, एडी अपॉन डी एम है ना, वो बराबर हो जाएगा एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। तो ये चीज़ हमें इसके अंदर निकालनी थी। बताओ अब कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, ये मुझे बताओ। अब कोई इसके अंदर दिक्कत है, समस्या, परेशानी मुझे बताओ। किसी को भी कोई इसके अंदर दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही होगी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ना इसमें जितना समझाने का कोशिश करनी चाहिए ना, पूरी कोशिश की है। अब भैया इसको समझ में नहीं आ रहा, वो बात अलग है। अब क्या करना है आपको, इस थ्योरम को 2 से 3 बार आप अपने मन से इसमें एक बार देखिए, अगली बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आप इस थ्योरम को अब प्रूव करना आसानी से निकाल दोगे। बात समझ में आई? इसको 2-3 बार आप अपने रफ पे करोगे ना, उसके बाद आपको इसके अंदर कोई भी समस्या नहीं बचेगी, बिल्कुल ईजिली आपको रट जाएगी ये थ्योरम। बात समझ में आई? ये हमें इसके अंदर प्रूव निकाल दिया। तो कभी भी क्या है वो, ए इसलिए यूज होता है, हमें 3 हमें दे दी, एडी अपॉन डीबी और एई का मान दे दिया, तो ईसी का मान निकाल देंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। तो एडी अपॉन डीबी लिखेंगे, एई अपॉन ईसी लिखेंगे, ईसी को एक्स मान लेना, इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे निकालोगे तो आंसर आपके सामने हो जाएगा। अब ये तो हुई थेल्स प्रमेय, ये तो हुई हमारे पास थेल्स प्रमेय। अब इसके बाद आती है हमारे पास 6.2 प्रमेय, एक और रहती है जो थेल्स प्रमेय का विलोम होती है। क्या होती है? थेल्स प्रमेय का विलोम। साला एक तो अभी निपटे करके दूसरी और आ गई, दूसरी समस्या और आ गई। लेकिन बच्चों ये उतनी बड़ी नहीं है, ये उतनी बड़ी नहीं है, ये छोटी सी प्रमेय है जिसको उसके बराबर इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखो इसको निकालते हैं। इसमें क्या बोला गया कि एक ही रेखा किसी त्रिभुज को 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, हमने अभी देखा था कि जो एक भुजा है ना वो 2 त्रिभुजों एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एडी अपॉन डीएम बराबर एई अपॉन ईसी। ये तो इसने बोल दिया डायरेक्ट हमारे पास। ठीक है, विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कि जो हमारे पास तीसरी भुजा थी ना, डीई और बीसी, ये समांतर होती हैं क्या? ये हमें इसके अंदर प्रूव करनी है। बात समझ में? ठीक है, चलो आइए प्रूव करते हैं। पहले तो हमने निकाला, पहले दिया वो निकाला, इस बार क्या है वो समांतर होती है कि नहीं होती है हमें पता नहीं। ठीक है, ये हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है, सेम हमने त्रिभुज ले लिया। ओके, इसको थोड़ा रंगीन कर देते हैं इस बार। इसके अंदर क्या कौन सा फिल करते हैं अच्छा लगेगा? ठीक है, ये ठीक है, ये अच्छा लगेगा कौन सा? हाँ, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया। ओके, इसमें क्या करो आप, एक पहले सेम समांतर रेखा खींचो, एक बीसी के पैरेलल एक समांतर रेखा खींचो। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी। ओके, बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींच दी। क्या खींच दी? हमारे पास रेखा हो गई हमारे पास, हाँ, ये हमारे पास एक रेखा हो गई जिसको नाम दे दिया हमने डी और ई, डी और ई। लेकिन 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 सबसे मेन चीज क्या है, अब ये समांतर है कि नहीं है ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। ओके,
हम मान लेते हैं भैया नहीं है ये समांतर, हम तो ये दूसरी समांतर खींच देते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरी समांतर खींच देते हैं उनके सेटिस्फैक्शन के लिए। हमने क्या किया, डी से दूसरी हमने समांतर खींच दी, दूसरी हमने समांतर खींच दी, जिसको नाम दे दिया हमने ई डैश, इसको नाम दे दिया हमने ई डैश। ओके, अब यदि मुझे बताओ, यदि ये इसके समांतर हो गई, ये इसके, ठीक से दिख नहीं रही ना, हाँ अभी ठीक दिखेगी, थोड़ी थिकनेस मोटी कर दे थोड़ी, हाँ देखो। अब वो जो हमारे पास प्रिमिति उससे क्या होता है, डी ई और बी सी, हमें ये समांतर जो डी ई है ना वो बी सी के समांतर है, ये तो हमें इसके अंदर क्या करना, सिद्ध करना है। लेकिन हमने क्या किया, डी ई को पैरेलल मान लिया, समांतर निकाल लिया। ओके, अब जो इसके जो एक ही जो भुजाएं है ना, वो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि ये जो डी ई है ना वो इसको एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। एक ही अनुपात में कैसे विभाजित करेगी, ए डी बटे डी बी और ए ई डैश बटे ई डैश सी, ई डैश सी। ओके, आप इस समय इसको डी ई को भूल जाइए, बिल्कुल डी ई को बिल्कुल भूल जाइए। ओके, अब लिखेंगे अपन, दिया है, हल में लिखेंगे दिया है। इस बार हल में हमारे पास क्या दिया है, इस बार हमारे पास हल में दिया है, इस बार हमारे पास हल में क्या दिया है, इस बार दिया है हमारे पास ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर होंगी ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। ये हमारे पास दिया है, इसको मान लो समीकरण 1। ओके, दूसरी चीज सिद्ध क्या करना है हमें, हमने तो क्या वो रचना की है, अभी क्या पर रचना करेंगे। ओके, तो सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना क्या है हमें, सिद्ध करना है हमें कि डी ई है वो समांतर है कि नहीं है बीसी के, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, और जो डी ई है ना वो तो हमने रचना की है, डी ई क्या हमने डी ई डैश क्या की है, रचना की है। तो इस रचना में क्या लिखेंगे अपन, रचना में क्या लिखेंगे अपन कि भुजा ए सी पर ई डैश बिंदु ई डैश इस प्रकार लिया कि भुजा, रचना में लिखो आप, रचना में क्या लिखना है आपको, एक ही हमने काम किया है, सिर्फ डी ई डैश ही तो खींचा है। तो भुजा, कौन सी भुजा, एसी पर, एसी पर बिंदु ई डैश इस प्रकार है कि बिंदु ई डैश इस प्रकार है, इस प्रकार लिया है कि, इस प्रकार लिया है कि, लिया है कि, इस किस प्रकार लिया है कि जो डी ई डैश है ना वो समांतर है किसके, बीसी के, ये हमने लिया है। ओके, ये हमने लिया है। अब मुझे बताइए, यदि ये डी ई डैश है बीसी के समांतर है तो जे भुजाएं भी समानुपात में होंगी, ए डी बटे डी बी और ए ई डैश बटे ई सी। हम लिखेंगे उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, उत्पत्ति में लिखेंगे, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, चूंकि, चूंकि डी ई डैश समांतर है बीसी के, डी ई डैश समांतर है बीसी के, तो हम थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, इसलिए अतः, अतः ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएंगे हमारे पास ए ई डैश, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के, ई डैश सी के। ओके, ये चीज हमने किससे लिखी, ये लिख दो ब्रैकेट में, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हमने लिख दी। अब समीकरण 1 को ध्यान दो, ए डी अपॉन डी बी, यहाँ भी ए डी अपॉन डी बी दिया है, ए डी अपॉन डी बी दिया है, तो आप क्या करो, समीकरण 1 से समीकरण इसको 2 दे दो, इसको मान दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम इस अगली बार अगली स्लाइड पे लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जो ए डी अपॉन डी बी है ना, ए डी अपॉन डी बी है उसकी जगह पर रख दो आप ए ई अपॉन ई सी, उसकी जगह पर क्या रख देंगे, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा
ए बराबर क्या हो जाएगा, ए ई डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास ए ई डैश बटे ई डैश सी हो गया। अब क्या करो, हमें क्या करना है, एडी बटे डीबी है, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, एडी और डीबी को जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यदि इतनी साइड को और इतनी को यदि इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हैं, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या लिखेंगे अपन, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जैसे ही हम दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस 1 हो गए। ओके, ये प्लस 1 हो गए, बात समझ में आई। उसके बाद क्या करो, एलसीएम ले लो। इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, टी ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ठीक है। इस साइड क्या हो जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन हो जाएगा ई डैश सी हो गया। अब ध्यान दो, ए ई अपॉन ई सी की जगह पर क्या रख सकते हैं, ए ई अपॉन ई सी की जगह पर क्या रख सकते हैं अपन, ए सी रख सकते हैं। इसी प्रकार ई डैश सी, देखो इसमें क्या आ जाए, ए ई अपॉन ई सी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास भी क्या निकल गया, ए सी आ जाएगा। ओके, यदि हम ए ई डैश इतना ले लें और ए ले लें ई डैश सी, तो भी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, तो भी क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, तो भी क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए भी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बटे ई सी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बटे ई सी, ठीक है। अब क्या करो, इनको काट दो, ए सी तो बराबर आपस में कट जाएंगे ना, ए इससे गया, ए इससे गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ई सी बराबर ई डैश सी बचा। ये हमारे पास कहानी इसके अंदर बच गई। अब मुझे बताइए भाई कि ई डैश सी और ई सी, ई डैश सी, देखो ई डैश सी और ई सी, ई डैश सी और ई सी ये दोनों बराबर होंगी क्या, ये दोनों बराबर होंगी क्या, दिखने में तो बराबर नहीं होंगी। जिस हिसाब से हमने चित्र बनाया ना उस हिसाब से तो बराबर नहीं है, दिखने में तो हमें बराबर नहीं लग रही, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी छोटी है, इसकी कम है। लेकिन जब हमने इसको प्रूव किया तो हमें बता दिया कि ई सी और ई डैश सी बराबर है, ई सी और ई डैश बराबर हो गए। इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि जो ई डैश है ना वो एक्चुअल में यही है, ई डैश है वो एक्चुअल में क्या है, यही है, दोनों एक ही बिंदु पर है, दोनों एक ही बिंदु पर है, इसलिए वो बराबर है, दोनों एक ही बिंदु पर है तभी बराबर हो सकते हैं। तो हम समीकरण इसको नाम दे दो समीकरण 3। तो लास्ट में एक लाइन लिख दो आप, समीकरण कितना मोटा जा रहा है, ओके ज़्यादा हो रहा है, इसमें लाइन से एक लिख दो, पॉइंट लिख दो, यहाँ पे लिख दो समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि बिंदु ई बा ई डैश एक ही बिंदु है, एक ही पॉइंट है, एक ही बिंदु है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो DE है ना पैरेलल हो जाएगी BC के। इतनी चीज हमें इसके अंदर प्रूव करनी थी। इसको लिख दो इति सिद्धम, वहां भी लिख सकते हैं इति सिद्धम। बात समझ में आ गई?
हमने भले इसको खींच ली लेकिन वो दोनों क्या एक ही पर थी, तो DEB क्या हो जाएगी, DEBC के पैरेलल हो जाएगी। ये हमने थेल्स प्रेमो का विलोम भी निकाल के देख लिया। अब क्या करेंगे हम अगली क्लास में इससे रिलेटेड थेल्स प्रेमे से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और आगे की प्रश्नावली की जो कसौटी दी है समरूपता की उनको क्लियर करेंगे। तो अगली क्लास में ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में जो दो ही प्रमेय ऐसी थी जो आप लोगों को परेशान करती थी, वो आज हमने इस क्लास में इनका ख़त्म कर दिया। इन प्रमेयों को 1 से 2 बार आप भी लगाइए और आपसे इन प्रमेयों को बिल्कुल भी छुटकारा पाइए, मतलब कि आपको फिर उसके अंदर ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और रोज़ अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाइए, जिससे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। 100 में से 100 आपको स्कोर करना है, ठीक है, 100% स्कोर करना है आपको। और अन्य सब्जेक्टों पर भी बराबर ध्यान दो, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी सब्जेक्टों पर बराबर ध्यान दें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।